नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास में। मनीष कुमार, कविता मेहरा, पीयूष, ब्रिजमोहन, प्रियंका, आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, राधे राधे। लक्ष्मी कंवर, गुर्जर किंग, आदित्य कुमार जी, सभी दोस्तों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। आज 1 दिसंबर, महीना बदल गया, तारीख बदल चुकी है। आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत। और इस वर्ष का ये अंतिम महीना है, ये अंतिम घड़ियां इस महीने की तो नहीं कह सकते, लेकिन इस साल की अंतिम जो दिन है, अंतिम जो महीना है वो आ चुका है। और आप सभी को इसके समाप्त होने का इंतज़ार और नए वर्ष के आगमन का इंतज़ार आप सभी को है। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग कहकर, राधे राधे कहकर, जय श्री श्याम कहकर शुरुआत करते हैं आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास में, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं में यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। गुंजन, राव मनोज, गोविंद जी, SI मंजू, विधि, सभी दोस्तों का स्वागत कर दिया है मैंने। सचिन कुमार, फ्यूचर फौजी जी। तो चलिए, बोपा राम, जल्दी जल्दी आप अपने सभी साथियों के साथ इस क्लास को, अलिता, चलिए सभी दोस्त आ चुके हैं। मेको सेट ऑफिशियल, ठीक बात है जी। सुनील कुमार, सचिन कुमार जी। चलिए दोस्तों, बातचीत की शुरुआत करते हैं कुछ पंक्तियों के साथ आज की। यदि आपको सोचने की लत है तो ऊंची बात सोचिए। आप बहुत ज्यादा सोचते हैं तो आपको एक काम करना चाहिए कि आपको हमेशा ऊंचा ही सोचना चाहिए। यत्न करना चाहते हैं तो ऊपर उठने का यत्न करिए। अगर किसी चीज को करने का आप यत्न करना चाहते हैं, किसी काम को करने का यत्न करना चाहते हैं, जतन करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? ऊपर उठने का यत्न करना चाहिए। हस्ती उठाते हैं तो ऊपर को उठनी चाहिए। सारांश यही है कि आप अपने जीवन का रुख प्रगति की ओर रखें। जो भी काम करें ऊंचा सोच कर करें। अपने जीवन में हमेशा उच्च विचार रखिए। ऊंचा सोचने का मतलब यह नहीं है कि आसमान की तरह सोचना है। आपको सिर्फ अपने जीवन और लोगों का हमेशा भला सोचना, पूरी मानव जात के लिए आपको काम करना है। आपका एक छोटा सा कदम इस देश को बहुत आगे ले जा सकता है, ये सोचकर आपको काम करना है। अगर ऐसा सोचकर काम करोगे तो जीवन में हमेशा आपको आगे बढ़ने का रास्ता मिल ही जाएगा। कहीं ना कहीं से कितनी भी बाधाएं आए, मगर आपको कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन आज के समय की यह सबसे बड़ी विडंबना है कि लोग अपने स्वार्थ से आगे की सोच नहीं पाते हैं, अपने स्वार्थ से आगे कुछ कर नहीं पाते हैं। उनका स्वार्थ इतना वशीभूत हो जाता है कि वो जीवन में सारी चीजें उनको सेकेंडरी लगती है, सिर्फ उनका स्वार्थ ही सबसे आगे लगता है। इसके बाद 2 पंक्तियां और हैं। अधिकांश वही व्यक्ति सफल होते हैं जो बोलते कम और सुनते ज्यादा हैं। तो ज्यादा सुनने पर ध्यान दीजिएगा। जहां भी आपको सुनने का अवसर मिले कुछ चीजों को, उन सब चीजों को सुनकर जीवन में आगे बढ़िए। अपन जीवन में उतार सकें तो अच्छी बात, नहीं उतार सकें तो कोई बड़ी बात नहीं है। सब कुछ हमारे जीवन में हासिल हो जाए, सब कुछ हमें समझ में आ जाए, सब कुछ हम कर पाए, ऐसा जरूरी नहीं है। एक विचार भी हमने जीवन में पकड़ लिया तो हमारा जीवन सफल है। तो बातचीत शुरुआत करते हैं। कल मैंने बारबाडोस के बारे में आपसे बातचीत की थी कि भाई बारबाडोस में अभी हाल ही में कुछ नया घटनाक्रम हुआ है। बारबाडोस ने अपने आप को स्वयं को गणराज्य क्या कर दिया है, घोषित कर दिया है। इन्होंने अपना स्वयं का क्या कर दिया है, राष्ट्रपति बना दिया है। यह बात आपको बता दिया था। जिस प्रकार भारत सबसे पहले गणतंत्र कब बना, यह बात चर्चा में रहती है, ठीक उसी प्रकार आपको अभी बारबाडोस जो है वो किसकी अधीनता से कह सकते हो या किसका शासन उस पर चलता था, सर्वोपरि शासन वहां किसका होता था, तो यूके का वहां है। ये यूके का उपनिवेश था बारबाडोस। यानी हालांकि ये आजाद तो हो चुका था लेकिन ये गणतंत्र नहीं था। तो हाल ही में इसे गणराज्य क्या कर दिया गया है, घोषित कर दिया गया है। यानी इनका खुद का देश का सर्वोच्च जो राष्ट्रपति होगा वो इनके द्वारा चुना जाएगा। बारबाडोस ने औपचारिक रूप से शाही संबंध तोड़कर स्वयं को गणराज्य घोषित कर दिया है। समारोह के गेस्ट ऑफ द ऑनर प्रिंस चार्ल्स बने और लिटिल इंग्लैंड कहे जाने वाला देश अब क्वीन के प्रतिनिधि निष्ठावान
नहीं रहेगा। यानी बारबाडोस को क्या कहा जाता है? लिटिल इंग्लैंड के नाम से जाना जाता है, लिटिल इंग्लैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, यहां पर लिटिल इंग्लैंड के नाम से किसको जाना जाता है? तो बारबाडोस को जाना जाता है, बारबाडोस, बारबाडोस को लिटिल इंग्लैंड के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। और यह यूके की अधीनता से क्या कह सकते हैं, यहां पर सर्वोच्च शासन जो होता था वो किसका होता था? अंग्रेजों का, यानी यूके का होता था। अब इन्होंने अपने आप को गणतंत्र, यानी गणतंत्र या गणराज्य जो है वो क्या कर दिया? घोषित कर दिया। इन्होंने कहा आपका सर्वोच्च शासन नहीं, अब हमारा सर्वोच्च शासन होगा और हमारा जो देश का प्रतिनिधि होगा वो क्या किया जाएगा? हमारी जनता के द्वारा ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। और राष्ट्रपति का चुनाव अधिकांश जगह प्रत्यक्ष भी होता है और अधिकांश जगह भारत जैसे देश में अप्रत्यक्ष रूप से भी उसका क्या किया जाता है? चुनाव किया जाता है। तो ये नया दुनिया के सामने एक देश जिसने गणतंत्र घोषित किया है, ये खूब चर्चा में है, तो आप इस पर ध्यान रखिएगा, परीक्षा में यहां पर सवाल बनने की पूरी संभावना रहेगी। चलिए अगली बात करें हाल ही में जो नेशनल हेल्थ सर्वे आया है अभी, उसमें 5 जो सर्वे है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किया गया है, उसमें लगातार इस प्रकार के कुछ आंकड़े आ रहे हैं जो चौंकाने वाले हैं। सोच बदली, शिक्षा और रोजगार में बराबरी, लिंगानुपात में बेटियां अभी भी क्या है? पीछे है। राजस्थान का अभी आंकड़ा अगर बात की जाए, जहां राजस्थान में हमारी जनगणना जब 2011 में हुई थी, उस जनगणना के हिसाब से बात करें तो हमारे यहाँ लिंगानुपात का आंकड़ा कुछ गड़बड़ था, लेकिन अभी लिंगानुपात का आंकड़ा जो है वो ध्यान रखिएगा 1000 से ऊपर चला गया है। यानी 1008 या 1088 के आसपास हमारा आंकड़ा जो है वो वर्तमान में चला गया है। यानी लिंगानुपात में तो हमने सुधार किया है। ठीक है, हाँ जी, तो इस बातों को ध्यान रखिएगा कि ये लिंगानुपात का आंकड़ा हमारा लगातार क्या होता जा रहा है? सुधरता जा रहा है। लेकिन कुछ चीजें जैसे शिक्षा है, कुछ चीजें हैं जैसे बाल विवाह है, कुछ ऐसी कुरीतियां हैं जिनमें हम लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। चाहे उसमें गरीबी की कह सकते हो बात, आप रोजगार के अभाव में कह सकते हो, ऐसी कुछ घटनाएं, राजस्थान अभी भी इस मामले में क्या है? पीछे है। तो ये बहुत सारी बातें यहां दे रखी है। 1/4 युवाओं की कम उम्र में ही क्या हो जाती है? शादी। यानी 20 से 24 साल की विवाहिताओं से 18 साल से पहले हो जाती है कि क्या? शादी। यानी जिनकी 20 से 24 साल की उम्र में होनी थी, उनकी उम्र कितने में हो जाती है? 18 साल से पहले उनकी शादी हो जाती है। ऐसा आंकड़ा जो है वो पहले 35 था, लेकिन अब जो है वो 25.4% के आसपास है। और अलग अलग इस प्रकार के आंकड़े जो है वो आ रहे हैं। तो हाल ही में ये जो सर्वे आया है NFHSS 5, इसके बारे में मैं लगातार जो अच्छे सवाल है वो आपको बताता जा रहा हूं। ठीक है, तो चलिए जरा बातचीत और आगे बढ़ाते हैं। अभी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आज का जो आपके सामने है वो जरा पढ़िएगा। ठीक है, क्या है सवाल? भारतीय मूल के पराग अग्रवाल ट्विटर के नए CEO बनाए गए हैं। ये सवाल आगामी परीक्षाओं में छपने वाला है। आपकी पेपर में यह सवाल देखने को मिलेगा। पेपर चाहे किसी का हो, उस पेपर में जरूर छपेगा। जैक डार्सी जो है वो पहले इस पद पर थे, उन्होंने इस पद को छोड़ दिया है। जैक डार्सी, उनका स्थान लेने वाले हैं भारतीय मूल के पराग अग्रवाल। और ध्यान रखिएगा, इस पराग अग्रवाल का संबंध राजस्थान से है। कहां से है साहब? राजस्थान से है। और राजस्थान में भी कहां से है? अजमेर के रहने वाले हैं। कौन? पराग अग्रवाल। अजमेर के रहने वाले पराग अग्रवाल दुनिया की जाने मानी ये जो सोशल नेटवर्किंग साइट आप लोग कह सकते हो, सोशल नेटवर्किंग का एक प्लेटफॉर्म कह सकते हो, उसके क्या बनने वाले हैं? सुपर कमांडर बनने वाले हैं, उसको संचालित करने वाले प्रतिनिधि बनने वाले हैं। और भारत के ही राजस्थान के, और राजस्थान में भी कहां से? राजस्थान में भी अजमेर जिले से रहने वाले हैं, जहां से हमारे केंद्रीय मंत्री, श्रम मंत्री, रोजगार मंत्रालय को संभालने वाले, पर्यावरण मंत्रालय को संभालने वाले भूपेंद्र यादव जी जहां से बिलोंग करते हैं, जहां से राजस्थान के प्रशासनिक सेवा और अन्य अधीनस्थ सेवाओं की परीक्षा लेने वाली राजस्थान की सबसे बड़ी एग्जाम की जो एजेंसी है वो RPSC का कार्यालय है। उसके अलावा छोटे बच्चों का भविष्य निर्धारित करने वाले, 12वीं और 10वीं के बच्चों के भविष्य का निर्धारण करने वाला, और राजस्थान में प्राथमिक शिक्षा में काम करने वाले शिक्षक का जो एग्जाम लेने वाली संस्था है उसका नाम है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। उसका मुख्यालय भी कहां पर है? अजमेर में है। इसके अलावा राजस्थान का सबसे पहला मेगा फूड पार्क जहां स्थापित किया जा रहा है, उस स्थान का नाम भी कहां पर है? अजमेर में। ये सारी बातें जो है वो अजमेर से रिलेटेड है। ऐसा जो अजमेर है जो राजस्थान के मध्य में स्थित है, उसी अजमेर से संबंधित है कौन?
कौन? पराग अग्रवाल है। पराग अग्रवाल का सवाल परीक्षा में आने वाला है आगामी परीक्षाओं में। तो आईआईटी बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएट इन्होंने किया है। आईआईटी बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस में इन्होंने क्या किया है? बीटेक किया है। इसके बाद में गूगल के सीईओ सुंदर पिचई और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला जैसे दिग्गजों की लिस्ट में इनको जोड़ा गया, जिन्होंने दुनिया के दिग्गज टेक कंपनियों में सबसे ऊंचा मुकाम हासिल किया। भारतीय मूल के पराग माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल साइट ट्विटर के नए सीईओ होंगे। ट्विटर के सह संस्थापक जे डार्सी ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दिया था। इसके बाद इन्हें जो है वो ट्विटर के निदेशक मंडल ने कंपनी के मुख्य प्रौद्योगिक अधिकारी यानी सीटीओ पराग अग्रवाल को, पहले भी ये यहां काम कर रहे थे ट्विटर में और सीटीओ के पद पर काम कर रहे थे। सीटीओ का मतलब है मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी, और अब इन्हें नया सीईओ क्या कर दिया गया है? बना दिया गया। कंपनी के सह संस्थापक के बाद अंतरिम सीईओ से लेकर सीईओ अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका निभाने के 16 वर्ष बाद आखिरकार मेरे जाने का वक्त आ गया, ऐसा डार्सी ने कहा था। तो दुनिया की दिग्गज कंपनी है, काम करने के लिए बहुत अच्छा अनुभव इनके पास है। इसी कंपनी में पहले ये क्या कर चुके हैं? काम कर चुके हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि राजस्थान, और राजस्थान में भी कहां से? अजमेर से। और दुनिया की सबसे बड़ी संस्था आप लोग कह सकते हो कौन सी है? ट्विटर है, जो ऑनलाइन के क्षेत्र में काम करती है। ठीक है, सोशल मीडिया में एक बड़ा प्लेटफॉर्म है आपका ट्विटर। जैक और हमारी पूरी टीम का दिल से आभार, भविष्य के लिए बहुत उत्साहित हूं, विश्वास और समर्थन के लिए आप सभी का धन्यवाद, ऐसा पराग अग्रवाल ने कहा है। और ये खुद जानते हैं कि ट्विटर का सीईओ होने का मतलब क्या है। पराग अग्रवाल के लिए ये आईआईटी बॉम्बे जो है, आईआईटी बॉम्बे से क्या किया इन्होंने? ग्रेजुएट किया है, और वो भी किस में? कंप्यूटर साइंस में किया है। तो ये बहुत अच्छा सवाल बनेगा आगामी परीक्षाओं में, सीधा सीधा याद रखना है बस आपको। तो ठीक है जी, चलिए अगला है आपके सामने नया देश आज चर्चा का विषय है, जिसका नाम है होंडुरास। ये होंडुरास जो है वो आपको ध्यान रखना क्यों चर्चा में है, क्योंकि सीओ मारा कास्त्रो ये जो है ये यहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बनने का, या यहाँ की महिला राष्ट्रपति बनने का क्या है इनके पास में गौरव हासिल होने वाला है। ठीक है, सीओ मारा कास्त्रो जो है यहाँ की क्या बनने वाली है? महिला पहली ऐसी होगी जो क्या बनेगी भैया? राष्ट्रपति बनने वाली है। तो होंडुरास में सीओ मारा कास्त्रा बनेगी यहाँ की राष्ट्रपति, ऐसा अभी हाल ही के जो पहले रुझान है उन रुझानों में सामने आया है। तो ये ध्यान रखिएगा, महिला राष्ट्रपति किस देश की? होंडुरास की है। ये होंडुरास कहां पड़ता है अभी आपको बताएंगे। सीओ मारा कास्त्रा ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत की घोषणा कर दी है। शुरुआती परिणाम उनके पक्ष में है और वामपंथी सत्ता में लौट रहे हैं। विपक्षी नेता सियोमारा अब राष्ट्रपति बनने जा रही है। यहां पर ये जो सियोमारा है ये होंडुरास के, लेकिन होंडुरास जो है वो मध्य अमेरिका का एक देश है। कहां का? मध्य अमेरिका जो है वो मध्य अमेरिकी एक देश है। जैसे मैंने आपको पनामा बताया था, ग्वाटेमाला बताया था, वो जो देश बताए थे वहां पर ही मध्य अमेरिका में एक देश स्थित है, पनामा के पास में ही है, जिसका नाम क्या है? होंडुरास है मेरे दोस्तों। ये होंडुरास देश है, इसकी राजधानी है तेगुसिगल्पा। क्या है? तेगुसिगल्पा यहाँ की क्या है? राजधानी है। इस बात को ध्यान रखना, तेगुसिगल्पा यहाँ की क्या है? राजधानी है। तो मेरे हिसाब से आपको यह बात समझ में आ जाएगी कि होंडुरास में सीओ मारा कास्त्रो, सीओ और मारा, ये सीओ कौन बना है? तो अभी अभी पराग अग्रवाल सीओ बने हैं, और सीओ को क्या किया? सीओ पहले वाले को मारा और कास्त्रो हो गया। तो सीओ मारा कास्त्रो आपको नाम याद रह जाएगा, सीओ मारा कास्त्रा। देश का याद तो नाम रखना ही पड़ेगा, होंडुरास नाम है। ठीक है, और तेगुसिगल्पा यहाँ की क्या है? राजधानी, और मध्य अमेरिका का देश है। ये उत्तरी अमेरिका, उसके बाद मध्य अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका। यहाँ पर एक पनामा नहर भी बनाई गई है। पनामा यहाँ पर एक देश भी स्थित है, यानी इसकी भूमि को काटकर उत्तरी अमेरिका के द्वारा बनाई, यानी यूएसए के द्वारा बनाई गई एक क्या है? यहाँ नहर है। तो वही एक देश पड़ता है जिसका नाम क्या है? आपका होंडुरास है। चलिए जरा अभी बात करेंगे सवाल कैसा बनेगा उस पर भी। फसल बीमा योजना को बेहतर बनाने के लिए प्रचार रथों का किया रवाना, यानी हमारी जो फसल बीमा योजना है, इस फसल बीमा योजना को और बेहतरीन कैसे किया जा सकता है, उसमें लोगों को जागरूक है। देश में सबसे ज्यादा जो है फसल बीमा योजना का लाभ लेने की जो श्रेणी है उसमें राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ स्थान रहा है, आपको यह मालूम होगा। और उसमें भी राजस्थान का चूरू जिला जो है ना, उस चूरू जिले ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और 2 स्थानों राजस्थान में, एक तो बच्चों की जो
एजुकेशन की इंस्पायर अवार्ड की जो प्रतियोगिता होती है ना, उस इंस्पायर अवार्ड की प्रतियोगिता में भी राजस्थान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा है। ठीक है, और दूसरा क्या है, इसके बाद एक बात यहां यह भी ध्यान रखना कि फसल बीमा योजना में भी राजस्थान का क्या है, यहां पर बेहतरीन प्रदर्शन है। अब राजस्थान ये चाहता है कि हमारे किसानों को इसको सबसे ज्यादा फायदा मिले। जिन लोगों को अभी भी जानकारी नहीं है, यहां पर उन लोगों को भी जानकारी पहुंचाई जाए। इसके लिए फसल बीमा योजना को बेहतर बनाने के लिए प्रचार रथों को रवाना किया जा रहा है सरकार के द्वारा। राज्य में फसल बीमा पॉलिसी की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा हो गई है। 25 दिसंबर तक देश भर में लगभग 250 से ज्यादा वनों के द्वारा यानी वैनों के द्वारा इसका प्रचार किया जाएगा। काश्तकार अपनी फसलों का बीमा समय पर कराएं, ये सरकार ने उनसे अनुरोध किया है। यदि बोई गई फसल में कोई परिवर्तन किया है तो संबंधित बैंक से संपर्क करें। 29 दिसंबर तक अवश्य परिवर्तन इसमें किसान करवा लें। ऐसी सरकार ने क्या की है, किसानों से इस प्रकार की उन्होंने आवाज उठाई है कि भाई ऐसा आप लोग जागरूक करें और ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ लें। इसके बाद कल मैंने आपको राजस्थान में ही आरपीएससी के संदर्भ में बताया था कि आरपीएससी जो है उसके नवीन भवन का लोकार्पण ऑनलाइन माध्यम से किया गया। ठीक है, आभासी माध्यम से आरपीएससी का नया भवन जो बनेगा उस भवन का किया गया, शिलान्यास किया गया। उस अवसर पर आरपीएससी के जो चेयरमैन हैं भूपेंद्र यादव जी, मास्टरमाइंड समझ लीजिए इनको, बहुत ही दिमाग वाले आदमी हैं। ठीक है, और शिव कुमार जी, ये शिव कुमार जी हैं, ये भी मेंबर हैं। इसके अलावा मंजू शर्मा है जो कुमार विश्वास जी की पत्नी है, वो भी राजस्थान से ही संबंधित है, आपको ये भी मालूम होगा। ठीक है, चाहे उसमें अमृता कौर का नाम बाद में आए। ये सारे जो मेंबर्स हैं यानी 7 के 7 मेंबर्स इस कार्यक्रम में क्या रहे, उपस्थित रहे। राजस्थान के मुख्य सचिव जो हैं निरंजन आर्य साहब, ये आर्य साहब भी इस समय क्या रहे, मौजूद रहे। तो ये सारा काम इस समय किया गया। तो यहां पर क्या है, आरपीएससी में रिक्त पदों को भरने तथा अन्य आवश्यक संसाधनों को उपलब्ध कराने में सरकार कोई कमी नहीं रखेगी, ऐसा राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा है। तो इसका हाल ही में जो शिलान्यास है वो किसके द्वारा किया गया, तो ये सीएम के द्वारा किया गया। ध्यान रखना, आरपीएससी का मुख्यालय आपको बता रखा है अजमेर में स्थित है। आरपीएससी के नवीन भवन का शिलान्यास कार्यक्रम अभी आयोजित किया गया। इसमें 2 बातें और की गई। एक तो इसकी कार्य प्रणाली को बेहतर कैसे किया जाए, ऐसा उन मेंबर्स को, आरपीएससी के तमाम लोगों को मुख्यमंत्री ने कहा। मैनुअल के पहले और दूसरे खंड का इन्होंने क्या किया, विमोचन किया। अभी हाल ही में इसका जो लिस्ट है उसको भी क्या किया गया, संशोधित। आरपीएससी वेब पोर्टल के मॉड्यूल का भी यहां पर अनावरण किया गया, यानी समस्याओं को प्रभावी निराकरण करने के लिए आरपीएससी का जो मॉड्यूल है उस मॉड्यूल को भी यहां पर क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। अगली बात, आप सवालों पर आते हैं मेरे दोस्तों, सीधे सवालों पर बिना किसी देरी के। और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जरा पहला सवाल पढ़िएगा और सवाल का क्या दीजिएगा, जवाब भी दीजिएगा कि सवाल आपके सामने आ चुका है, क्या इसका जवाब अपने को आता भी है या नहीं आता। देखिए सवाल पूरा आपको दिख रहा है आराम से। हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर जो है वह सीमा बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। विवेक चौधरी को, अतुल करवाल को, शीलवर्धन सिंह को, राकेश अस्थाना को, किसको किया गया है। हाँ आदित्य कुमार जी जल्द आ जाएगा। हाँ जी, पहला विवेक चौधरी, अतुल करवाल, शीलवर्धन सिंह, राकेश अस्थाना। इसमें एक एनडीआरएफ के निदेशक हैं यानी प्रमुख हैं, एक आपके सीआईएसएफ के प्रमुख हैं और एक आपके केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। जो लोग बी व सी में से कोई उत्तर बता रहे हैं इसका मतलब उन्होंने पिछले 1 महीने से क्लास देखी नहीं है। ब्रिजमोहन लोढ़ा साहब भी बता रहे हैं, मीना आसाद जी बता रही है, ये सब लोग जो बता रहे हैं बी और सी में से, इसका मतलब उन्होंने करंट अफेयर्स अभी 1-2 दिन में ही पढ़ना शुरू किया है। अब जरा सुनो, यहां पर आपके 2 जवाब तो हो ही नहीं सकते, वो तो पहले से ही कंफर्म है। कौन कौन से नहीं हो सकते, आपका एक जवाब अतुल करवाल नहीं हो सकता, एक आपका शीलवर्धन सिंह नहीं हो सकता। ये 2 क्यों नहीं हो सकते उसके कारण जरा सुनो। मैंने अभी थोड़े दिन में ही आपको ये बात पढ़ाई है कि भाई अतुल करवाल और शीलवर्धन सिंह हैं। ये अतुल करवाल जो हैं वो गुजरात कैडर के आईएएस अफसर हैं, गुजरात कैडर के आईपीएस अफसर हैं।
शीलवर्धन सिंह ये बिहार कैडर के आईपीएस अफसर है। इसमें अतुल करवाल को एनडीआरएफ जो है, एनडीआरएफ, उस एनडीआरएफ के प्रमुख बनाए गए हैं। शीलवर्धन सिंह को सीआईएसएफ जो है उसके क्या बनाए गए, प्रमुख बनाए गए। ये तो इसी नवंबर महीने की बात है जो आपको थोड़े दिन पहले ही बताई। राकेश अस्थाना से पहले से खूब चर्चा में, पिछले 12 महीनों से लगातार चर्चा में रहते हैं अस्थाना साहब। लेकिन आपको ध्यान रखना है, एक ही व्यक्ति ऐसा है जो नाम आपने पहली बार आज सुना है, जिसका नाम है विवेक चौधरी। विवेक चौधरी साहब को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है अभी हाल ही में। किसके स्थान पर बनाया गया है, अगर ये आपको पूछा जाए तो ध्यान रखना, एम अजीत कुमार के स्थान पर। किसके स्थान पर, एम अजीत कुमार के स्थान पर इनको अपॉइंट किया गया है। ये नियुक्ति कौन करता है, तो ध्यान रखना कैबिनेट जो है, कैबिनेट, उस कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा इनको नियुक्त किया गया है। नियुक्ति एक समिति है, नियुक्ति समिति है जिसमें प्रधानमंत्री है, आपके विपक्ष के नेता हैं, एक कोई मंत्री है, ऐसे एक कैबिनेट नियुक्ति समिति है, उसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये 1985 बैच के अफसर हैं। इसके अलावा यह किस विभाग के अंतर आता है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा, यानी सीबीआईसी इसको शॉर्ट में कहते हैं। ये सीबीआईसी किसके अधीन आता है, तो ध्यान रखना वित्त मंत्रालय जो है ना, वित्त मंत्रालय, उस वित्त मंत्रालय के अधीन एक विभाग है जिसका नाम है राजस्व विभाग। कौन सा है, राजस्व विभाग है। इस राजस्व विभाग, एक मंत्रालय के अधीन बहुत सारे विभाग आते हैं और पूरी केंद्र सरकार के अंतर्गत जो है वो इस प्रकार की बातें, बहुत सारे विभाग एक ही मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां क्या है, वित्त मंत्रालय, इसका सही जवाब है कि वित्त मंत्रालय के अधीन एक विभाग आता है जिसका नाम है राजस्व विभाग। उस राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है आपका सीबीआईसी। क्या आता है, सीबीआईसी इस विभाग के अंतर्गत आता है। और इसमें टोटल 6 सदस्य होते हैं। इसमें टोटल कितने, 6 सदस्य होते हैं। और इसका जो अध्यक्ष होता है ना, वो पदेन सचिव के समान होता है। किसमें, भारत सरकार के किसी पदेन सचिव के बराबर होता है। पदेन सचिव के क्या होता है, बराबर होता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और इसकी स्थापना जो है वो सीबीआईसी एक्ट, यानी सीबीआईसी एक्ट 1963 के अधीन इसकी स्थापना की गई है, यानी केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, राजस्व बोर्ड अधिनियम जो है ना आपका, बोर्ड अधिनियम, वो अधिनियम कब का है, 1963 का है। उसके तहत इसकी क्या की गई है, स्थापना की गई है। एक्ट 1963 का है, उसके तहत इसकी क्या की गई है, स्थापना की गई है। शीलवर्धन को आप कभी, ठीक है, हाँ जी, सीआरपीएफ नहीं है गोविंद शेखावत जी, ये सीआईएसएफ ही है। ये कभी गलती से अगर सीआरपीएफ लिख भी दिया है तो आज एकदम सही याद कर लो इसको। मैंने जिस दिन ये सवाल पढ़ाया उस दिन आपको एकदम सही बताया, आप इस बारे में निश्चिंत रहें, ठीक है। राजस्व विभाग के राजस्थान में मंत्री एकदम सही है, रामलाल जाट साहब हैं, उन पर भी बातचीत आज करनी है हमें। तो शीलवर्धन सिंह, अतुल करवाल दोनों ध्यान रखना। सीआईएसएफ आज एकदम सही लिखा है, एनडीआरएफ भी सही लिखा है। और यहां विवेक चौधरी जो है वो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर है सीमा बोर्ड के क्या किए गए हैं, अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। शायद गोविंद सिंह जी आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, तो इस बारे में आप जरूर ध्यान रखिएगा। दोबारा बोल रहा हूं सारी बातें। अजीत कुमार के स्थान पर इसको केंद्रीय कैबिनेट नियुक्ति समिति ने नियुक्त किया है। 1985 बैच के अफसर हैं। वित्त मंत्रालय के अधीन इनका संगठन आता है। वित्त मंत्रालय के अधीन ही एक विभाग है जिस विभाग का नाम है राजस्व विभाग। वित्त मंत्रालय की मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण है। और ये इसका केंद्रीय राजस्व बोर्ड का अधिनियम कब का है, 1963 का है। इस सीबीआईसी में 6 सदस्य होते हैं जिसमें इसका अध्यक्ष जो होता है वो पदेन सचिव के समान होता है। तो चलिए जरा इसके बाद अगली बात करते हैं। हाल ही में ट्विटर के नए सीईओ किसे बनाए गए। अब मेरे हिसाब से आपको कोई आपत्ति नहीं है इस सवाल में, क्योंकि ये सवाल आपको बहुत अच्छे से मैं पढ़ा चुका हूं कि भैया इसको याद कर लेना है, आगामी परीक्षाओं में छपने वाला सवाल है। और अब तो छपेगा ही छपेगा, क्योंकि राजस्थान से जो है वो बनाए गए हैं। अभी आपको शायद पूरा दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए यहां क्या लिखा है, हाल ही में ट्विटर के नए सीईओ किसे बनाए गए हैं। नित्यम कुमार को, पराग अग्रवाल को, दलीप कुमार को, मनोज कुमार को। मनोज कुमार नहीं बनाए गए, दलीप कुमार भी नहीं बनाए गए और नित्यम कुमार भी नहीं बनाए गए। इसका सही जवाब क्या है, पराग अग्रवाल को बनाया गया है। ये पहले भी इस ट्विटर में काम कर रहे थे, अभी क्या कर दिया गया है, इनको इनका सीईओ बना दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। प्लस ये क्या है, कंप्यूटर साइंस से बीटेक है आईआईटी बॉम्बे से। कहां से, आईआईटी बॉम्बे जो है वहां से क्या है, ये ग्रेजुएट हैं।
उसके बाद इन्होंने ट्विटर में काम किया। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के दिग्गज जो सीईओ हैं उनके साथ भी इन्हें काम करने का अवसर जो है वो मिल चुका है। इनका संबंध कहां से है? वैसे भारत से है, लेकिन भारत में भी अगर बात की जाए तो राजस्थान से है, और राजस्थान से भी अगर बात की जाए तो राजस्थान में भी कहां से है? अजमेर से इनका संबंध है। ये इतना ध्यान रखना। अब ये मत कहना अजमेर में कौन से गांव से है, ठीक है? तो ध्यान रखना पराग अग्रवाल का संबंध कहां से है? राजस्थान के अजमेर से। आईआईटी बॉम्बे से इन्होंने कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट किया है और अभी हाल ही में ट्विटर में इन्होंने क्या कर दिया है? इन्हें सीईओ बनाया गया है। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल आपकी जो स्क्रीन पर है वो जरा समझने की कोशिश करना, सवाल क्या है और क्या उसका जवाब हो सकता है। सवाल ये है कि हाल ही में हैशटैग AIR नेक्स्ट कार्यक्रम हाल ही में किसने लॉन्च किया है? यानी हैशटैग AIR नेक्स्ट नाम से एक कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? युवाओं से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। युवाओं को विभिन्न प्रकार के अवसर प्रस्तुति के मुहैया करवाना, प्लस उनमें विभिन्न प्रकार के कैरियर गाइडेंस उनको करना, जीवन में किस प्रकार आगे बढ़ाया जा सकता है उनको, इस पर बातचीत करने के लिए अभी हाल ही में क्या किया गया है? ऐसा एक मिशन, ऐसा एक कार्यक्रम हैशटैग AIR नेक्स्ट जो है वो हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? प्रसार भारती के द्वारा, ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा, प्रभात विज्ञान के द्वारा, DRDO के द्वारा। DRDO के प्रमुख जो है वो जी सतीश रेड्डी है। क्या है? जी सतीश रेड्डी इसके प्रमुख हैं। सवाल आ चुका है परीक्षा में। इन्हें आर्यभट्ट पुरस्कार मिल चुका है। आर्यभट्ट पुरस्कार, मिसाइल क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए इन्हें पिछले ही दिनों आर्यभट्ट पुरस्कार जो है उससे क्या किया जा चुका है? नवाजा जा चुका है, ठीक है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन नाम की एक संस्था जो है इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? रक्षा मंत्रालय के पास या राष्ट्रपति भवन के पास नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। इसके अलावा इसके कई क्षेत्रीय कार्यालय भी है। इसके कई क्षेत्रीय कार्यालय भी है। कार्यालय भी है इसके, क्या है? क्षेत्रीय कार्यालय। राजस्थान में इसका क्षेत्रीय कार्यालय कहां पर है? अगर आपसे कोई पूछे तो यह सवाल आ चुका है पेपर में। जोधपुर में इसका क्षेत्रीय कार्यालय जो है वो स्थित है। प्रभात विज्ञान इसका सही जवाब नहीं है। अब देखिए भैया, दो बातें हैं। अगर ऐसे ऑप्शन मिले तो इसका सही जवाब होगा ऑल इंडिया रेडियो, और अगर ऑल इंडिया रेडियो ऑप्शन में नहीं हो तब इसका सही जवाब होगा प्रसार भारती। ऐसा क्यों? तो प्रसार भारती मूल संस्था है, उसके अंतर्गत काम करने वाली एक संस्था है जिसका नाम क्या? ऑल इंडिया रेडियो है, ठीक है? हाँ जी। पहली बार तो चलिए जरा बातचीत करते हैं, ठीक है? यहां क्या है? प्रसार भारती जो है, ये प्रसार भारती नाम की संस्था है, उसी के अंदर काम करने वाली है। यानी भारत में प्रसारण क्षेत्र जो आकाशवाणी जो है, उस आकाशवाणी नाम की एक संस्था के तहत ही हम लोग जो है वो सारी बातें इस प्रकार की सुनते हैं। उसी के अंतर्गत काम करता है ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है? दिस इज ऑल इंडिया रेडियो, ऐसा आपने कई बार सुना होगा। इसके द्वारा युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, उन्हें विभिन्न प्रकार के अवसर मुहैया करवाने के लिए, उनमें शिक्षा के प्रति जागरूकता हो, समाज के प्रति जागरूकता हो, देश के प्रति अच्छा काम कैसे किया जाए, और आजादी का जो हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आजादी का क्या मना रहे हैं? अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस अमृत महोत्सव के अवसर पर, अमृत महोत्सव के अवसर पर ऐसा किया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव और आजादी की 75वीं वर्षगांठ जब हम मनाएं, उसके रूप में इस कार्यक्रम को लिया जा रहा है, ताकि देश की आजादी के बाद देश को आगे बढ़ाने में युवाओं की क्या भूमिका है इस पर फोकस किया जा सके। हैशटैग AIR नेक्स्ट कार्यक्रम की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा हाल ही में की गई है। ये ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी यानी प्रसार भारती के अंतर्गत काम करता है। जितना भी प्रसारण से संबंधित जो काम है वो सारा का सारा कौन देखता है? यह संस्था देखने का काम करता है। ठीक बात है, प्रदीप जी एकदम सही जवाब दे रहे हैं। DRDO का अभिधेय वाक्य जो है वो पूछा जा चुका है RS के पेपर में। वलस्य मूलम विज्ञानम जो है यह है इसका ध्येय वाक्य DRDO का। वलस्य विज्ञानम मूलम यह अभी हाल ही में पूछा जा चुका है पेपर में कि इसका जो टैगलाइन है वो टैगलाइन क्या है, तो वो टैगलाइन भी आपको बता दी गई है, ये ध्यान रखिएगा। तो मेरे हिसाब से ये सारी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। अब अगले सवाल पर हम बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है 27 से 28। हालांकि ये बात मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूं, फिर भी एक बार फिर आपके सामने मैं रख रहा हूं, और इस बार आपके सामने सवाल को थोड़ा बदलकर प्रस्तुत किया गया है, लेकिन सवाल का उत्तर तो वही रहेगा। देखिए क्या है, 27 से 28 नवंबर 2021 को कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव फोकस्ड ऑपरेशन किन देशों की समुद्री सुरक्षा एजेंसियों के मध्य किया गया? कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव फोकस्ड ऑपरेशन नाम का एक संयुक्त अभ्यास है।
यह 27 से 28 नवंबर 2021 को हाल ही में आयोजित किया गया। इसका पूरा नाम है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव फोकस्ड ऑपरेशन। इस नाम से एक ऑपरेशन अभी चलाया गया। किन देशों की समुद्री सुरक्षा एजेंसियों के मध्य यह अभ्यास किया गया है, यह आपको बताना है। ठीक है, हाँ जी बोलिए। यहां है आपके सामने भारत, सिंगापुर, वियतनाम, भारत, श्रीलंका, मालदीव, भारत, जापान, रूस, भारत, रूस और श्रीलंका। क्या होगा इसका सही जवाब? भारत, सिंगापुर, वियतनाम, भारत, श्रीलंका, मालदीव, भारत, जापान, रूस, भारत, रूस, श्रीलंका। तो देखिए इसमें कोलंबो आ रहा है, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव फोकस्ड ऑपरेशन है। इसको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें श्रीलंका तो पक्का आएगा। इसमें श्रीलंका नहीं है, ये गलत हो गया। इसमें श्रीलंका नहीं है, ये गलत हो गया। अब बचे हुए दो हैं, इनमें आपको अंदाजा लगाना है या फिर तुक्का लगाना है। तो ये आपको बता चुका हूं मैं। ठीक है, हाँ जी, क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात बताएंगे, लेकिन आपके लिए इतनी बात जानकारी है कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। तो क्रिप्टो करेंसी आभासी मुद्रा है, जिसको लेकर विभिन्न प्रकार के देश जो हैं वो अब जागरूक हो चुके हैं, क्योंकि इससे होने वाला जो गलत काम है, पैसे की जो आवाजाही है, इससे होने वाले जो साइबर क्राइम है उसको बढ़ावा मिलेगा। इसलिए अलग अलग सरकारें इसको मॉनिटर करने के लिए क्या करती जा रही है, इसके लिए अलग अलग कानून बना रही है और सरकार इसे मुद्रा की जो पहचान है, इसे मुद्रा का जो नाम है वो देने से कतरा रही है। इसे मुद्रा कभी भी घोषित नहीं किया जा सकता। तो देखिएगा, भारत और श्रीलंका, मालदीव इसका सही जवाब होगा। अभी थोड़े दिन पहले ही आपको बताया था कि इस नाम का एक अभ्यास भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच में क्या किया जा रहा है, अभी हाल ही में आयोजित किया जा रहा है। माले एक द्वीपीय देश है, श्रीलंका भी हालांकि एक द्वीप पर बसा है। सी जयवर्धनपुरे कुट्टे यहाँ की क्या है, राजधानी है, ये भी आपको मालूम है। इसके अलावा हम्बनटोटा यहाँ का एक प्रसिद्ध बंदरगाह है जो चीन ने 100 साल की लीज पर ले रखा है। भारत भी वहाँ अपनी बस्तियां बसा रहा है। इसके अलावा कोलंबो यहाँ का एक प्रसिद्ध शहर है, कोलंबो एक बंदरगाह भी है। इसके अलावा इस बंदरगाहों से, दोनों बंदरगाहों से अधिकांश व्यापार होता है। यहाँ पर तमिली, बाहुल और सिंहली जो है वो ज्यादातर रहते हैं। क्या रहते हैं? सिंहली और कौन रहते हैं? सिंहली और तमिली रहते हैं। इन्हीं तमिलियों की समस्याओं को लेकर जो है वो राजीव गांधी, ठीक है, राजीव गांधी जो है वो लीटे के आतंकवादी जो थे, कौन थे? लीटे के आतंकवादी जो थे, उन्होंने राजीव गांधी की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। और राजीव गांधी की हत्या करने वाले जो बंदी थे, उन बंदियों की जो बाद में सजा हुई थी, तो 2-3 सजा उनको मिलने की वजह से, क्योंकि इतने लंबे समय से वो जेल में थे। तो आपको पता होगा पिछले दिनों हमारे देश के प्रसिद्ध जो वकील हैं, ठीक है, प्रसिद्ध वकील है, उन्होंने उनकी क्या की थी? पैरवी की थी, जिनका क्या हो चुका है पिछले वर्ष? राम जेठमलानी, जिनका निधन हो चुका है और उनके बेटे को राज्यसभा जो है वो सदस्य के रूप में अपॉइंट किया हुआ है। तो इन्होंने इनके क्या की थी? वकालत की थी इनके बंदियों की, और सरकार से ये कहा था कि आप हमारे बंदी को, यानी मेरे मुवक्किल को, आप 1 से अधिक सजा नहीं दे सकते हैं। तो लेकिन अभी तक भी इनको मौत की सजा नहीं मिली है और उस सजा पर बाद में रोक आ गई। तो राजीव गांधी के हत्यारों को अभी सजा नहीं मिली। ये सब किन की वजह से हुआ? तो ये तमिलियों की जो समस्या जुड़ी हुई थी, तो लिटे के आतंकवादियों ने इनकी क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। ये भी आपको पता होगा। सिंहली और तमिली बाहुल इलाका है कौन सा? श्रीलंका। मालदीव द्वीपीय देश है, माले यहाँ की, माले यहाँ की क्या है? राजधानी है। भारत खैर आप जानते हैं, तो ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला सवाल अभी बताया है आपको आज ही की क्लास में। क्या है सवाल का जवाब और क्या होगा आपका उत्तर? ये दोनों ही महत्वपूर्ण है, जरा बता दीजिएगा भैया क्या होगा सही जवाब। सवाल है, होंडुरास में किसे महिला राष्ट्रपति बनने का अवसर प्राप्त होने जा रहा है? आपको यह बताना है। यानी अभी तक वहां पर फाइनल इलेक्शन नहीं है, लेकिन जितनी बढ़त है उसके अनुसार यह पक्का है कि वहां उस देश को महिला राष्ट्रपति बनने का अवसर प्राप्त होने वाला है। ये जो होंडुरास है, इस होंडुरास के बारे में मैंने आपको बताया, मध्य अमेरिकी का देश है। ये क्या है? मध्य अमेरिका का देश है। मध्य अमेरिका का देश है, जहां पर ग्वाटेमाला है, जहां पर पनामा है, इस प्रकार के जो देश स्थित है, वहीं पर होंडुरास आपका स्थित है। यहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बनने का अवसर किसको प्राप्त हुआ है? तो मैग्डेलेना एंडरसन के बारे में मैं रोजाना आजकल पढ़ा रहा हूं, अब तो रटा गया होगा। ये स्वीडन की कुछ ही घंटों की क्या बनी थी? प्रधानमंत्री बनी थी। स्वीडन की कुछ ही घंटों की पीएम बनने वाली महिला का नाम है मैग्डेलेना एंडरसन, ठीक है। और अभी कल पेटर फियाल के बारे में आपको बताया था, किस देश के पेटर फियाल जो है वो किस देश के प्रमुख हाल ही में बनाए गए थे। ये बात कल की क्लास में आपके सामने मैंने रखी थी। अगर आपको याद है तो फटाफट जवाब दीजिएगा। पेटर फियाल जो है, इनको हाल ही में किस देश का
प्रमुख बनाया गया या प्रधानमंत्री बनाया गया? तो चेक गणराज्य के बारे में आपको बताया होगा कल मैंने। चेक गणराज्य जो है, उस चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री किसके? चेक गणराज्य, चेक गणराज्य जो है उसके प्रधानमंत्री इनको बनाया गया। अब्दुल्ला हमदोक भी अभी हाल ही में एक देश है जिसके दोबारा से क्या चुने गए हैं, यहां प्रधानमंत्री चुने गए हैं। उस देश का भी नाम बता दीजिएगा। अब्दुल्ला हमदोक जो है उनको भी एक देश के अभी हाल ही में दोबारा से क्या किया गया, पहले इनकी सरकार को हटा दिया गया, चुनौती दे दी गई। ये अफ्रीकी देश जो है ना, अफ्रीकी देश है, उनमें ऐसा होता है। ये भी कल मैंने कहा था कि अफ्रीका के जो देश हैं इनमें ऐसा ज्यादातर होता है, इनको दोबारा से पीएम बनाया गया है। मैग्डलेना एंडरसन स्वीडन से संबंधित है, इसका मतलब इसका सही जवाब है सियोमारा कास्त्रो जो है, सियामारो कास्त्री या कास्त्रो, ये जो है इसका सही जवाब है। होंडुरास से इनका क्या है, संबंध है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि अब्दुल्ला जो है यानी अब्दुल्ला हमदोक जो है वो अफ्रीका का एक देश है जिसका नाम क्या है, सूडान है। क्या है, सूडान है। ये सूडान जो देश है ना, ये पिरामिड आपने नाम सुना होगा, पिरामिडों का नाम सुना होगा। इन पिरामिड के लिए भी क्या प्रसिद्ध है, ये सूडान देश आपका प्रसिद्ध है। ठीक है, सूडान देश की राजधानी जो है वो खार्तूम है। क्या है, खार्तूम यहाँ की क्या है, राजधानी। और कल एक बात मैंने ये भी बताई थी कि यह आप लोगों का किसके लिए, सोने के लिए, सोने के लिए। और काले लोगों का देश इसे कहा जाता है, काले लोगों का देश इसे कहा जाता है। काले लोगों का देश भी किसको कहा जाता है, तो आपको ध्यान होगा खार्तूम यानी पिरामिडों के लिए भी प्रसिद्ध है, सूडान को कहा जाता है। ठीक है, इसके लिए खनन क्षेत्र जो है वो भी यहाँ पर प्रसिद्ध है। ठीक है, हाँ जी, केडी खंडेलवाल साहब 5:30 बजे सुबह हमेशा क्लास हमारी स्टार्ट होती है। ठीक है, तो चलिए जरा बातचीत आगे बढ़ाते हैं। सियोमारा कास्त्रो, नाम सारे याद कर लो, वैश्विक दृष्टि से ये सारे नाम महत्वपूर्ण है। सियामारो कास्त्रो होंडुरास, मध्य अमेरिका के देश की महिला राष्ट्रपति बनने का अवसर इन्हें प्राप्त होने। मेग्डलेना एंडरसन जो है वो स्वीडन की पहली महिला या फिर महिला, और वो भी कुछ ही घंटों के प्रधानमंत्री बनने का इसे मौका मिला। पेटर फियाल जो है इन्हें चेक गणराज्य जो है इसका अभी हाल ही में चेक गणराज्य का नया प्रधानमंत्री क्या कर दिया, बना दिया गया। अब्दुल्ला हमदोक जो है वो सूडान के नए प्रधानमंत्री बनने का अवसर इन्हें मिला है। और अभी बोत्सवाना के बारे में भी आप लोगों ने खूब चर्चा की है। बोत्सवाना जो है यहाँ पर नया जो वेरिएंट आया था उस वेरिएंट को लेकर ये बोत्सवाना भी क्या हो रहा है, खूब चर्चा में चल रहा है बोत्सवाना। और नया देश जिसने अपने आप को गणराज्य घोषित कर दिया उसका नाम है बारबाडोस। उसका नाम क्या है, बारबाडोस है। बारबाडोस है, जिसने अपने आप को यूके की अधीनता से क्या कर दिया है, मुक्त कर दिया है। इसने अपने आप को गणतंत्र घोषित कर दिया है। ये बारबाडोस जो है वो कैरेबियाई देश है। क्या है, कैरेबियाई जो द्वीप है उन कैरेबियाई द्वीपों में स्थित है। मध्य अमेरिका के पास ही है कैरेबियाई जो द्वीप है, जिसमें आप लोगों की वेस्ट इंडीज की टीम जो खेलने आती है वो कैरेबियाई देश से ही संबंधित है। तो यहाँ पर कैरेबियाई द्वीपों में ही पड़ता है आपका एक बारबाडोस। वहां पर उसने अपने आप को यूके की जो क्या है अधीनता है उससे अब मुक्ति पा ली है। यानी आजाद तो पहले से था लेकिन गणतंत्र नहीं था। चलिएगा, हाँ जी, हाँ, ओमिक्रोनी जो सही है आपका नया वेरिएंट जो है वो बोत्सवाना की वजह से ही क्या है, चर्चा में आया है। चलिए अगले सवाल पर बातचीत करते हैं। ये देख लीजिएगा, यहाँ पर ये मध्य अमेरिका का देश है। ठीक है, यहाँ पर आपका ग्वाटेमाला है, इधर आपके सल अल्वाडोर देश है। ये भी बात आपको बताई थी। ये समुद्री सीमा इसकी दोनों तरफ से लगती है। ये आपका पूरा का पूरा इलाका जो है वो होंडुरास का है। ये इलाका देख लीजिएगा, इधर इसके अटलांटिक महासागर है, तो इधर आपका ये वाला जो क्षेत्र है वो प्रशांत महासागर का है। इधर वाला क्या है, प्रशांत महासागर का इलाका जो है वो पड़ता है। ये निकारागुआ है। ठीक है, ये कोस्टा रिका है, इधर यहाँ पनामा पड़ता है। ये पनामा है, ये कोस्टा रिका है, ये निकारागुआ है, ये होंडुरास है, और ये आपका सल अल्वाडोर है, ये आपका ग्वाटेमाला है। ठीक है, तो ये सारे नाम मेरे हिसाब से आपको याद रह जाने वाले हैं कि कहां पर पड़ता है। ये स्थिति आपको पता रहती है तो जब भी उसका नाम आएगा ना तो आपको कम से कम वो बातें जरूर ध्यान रह जाएगी। चलिएगा अगला सवाल और देखिएगा ढंग से। बारबाडोस की अभी बात मैंने की थी। बारबाडोस जो है वो यहां पर स्थित है। बारबाडोस जो देश है इसने अपने आप को क्या कर दिया है, गणतंत्र घोषित किया है। ये बात अभी अभी आपके सामने मैंने रखी है। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने क्या है, जरा पढ़िए और इसका जवाब दीजिएगा। क्या सवाल और क्या इसका जवाब हो सकता है ये बोलो जरा। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, आपको दिखाई दे अच्छे से, इसलिए ये रहा सवाल। हाल ही में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने 44वां अध्यक्ष किसे चुना है। हाल ही में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने 44वां अध्यक्ष किसे चुना।
ये जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी है ना मेरे दोस्तों, इसके बारे में जरूर ध्यान रखना। ये गुरुद्वारा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी क्या करती है, जितने भी सिख धर्म के जो बड़े गुरुद्वारे हैं उन गुरुद्वारों का प्रबंधन करना इसी का काम है, प्रबंधन करना इसी का काम है। और आपके जो अमृतसर का स्वर्ण मंदिर है, वो अमृतसर का स्वर्ण मंदिर है, उसका प्रबंधन भी इसी प्रकार की कमेटी के माध्यम से किया जाता है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी इसका क्या है, नाम है। इस प्रबंधन कमेटी के क्षेत्र में 3 राज्य आते हैं प्रमुखता से, ये तीनों राज्य इसी के क्षेत्राधिकार में आते हैं, जिसमें आपका हरियाणा के जितने गुरुद्वारे हैं, पंजाब के जितने गुरुद्वारे हैं और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के जो गुरुद्वारे हैं, इन सभी गुरुद्वारों का प्रबंधन करने का काम जो कमेटी करती है उसका नाम है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी। क्या है, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी इसका नाम है। यहां पर मुख्यतः इसका काम जो है चैनलाइज करने का काम है। ये सारा का सारा काम पंजाब के सीएम के द्वारा होता है। पंजाब का जो मुख्यमंत्री होगा वो इस सारी पूरी प्रक्रिया को देखने का क्या करेगा, काम करेगा। ये प्रबंधन कमेटी जो है, इस प्रबंधन कमेटी का जो गठन है वो 16 नवंबर 1920 को किया गया था। 16 नवंबर 1920 को इस प्रबंधन कमेटी का क्या किया गया था, गठन किया गया था, ध्यान रखना। अभी हाल ही में इस कमेटी के एक नए महासचिव भी बनाए गए, अभी हाल ही में इसके क्या बनाए गए, महासचिव भी बनाए गए। वो कर्नेल सिंह पंजोली जो हैं, कर्नेल सिंह पंजोली, कर्नेल सिंह और पंचोली कह दो या पंजोली इसका नाम है सही, तो कर्नेल सिंह पंजोली इसके अभी हाल ही में नए महासचिव बनाए गए हैं। यानी किस प्रकार गुरुद्वारों का प्रबंधन किया जाए, उसे किस प्रकार से सही से चैनलाइज किया जाए, उसे किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, इस बारे में बातचीत करते हैं। लेकिन हमें तो इस बारे में महासचिव के बारे में सवाल नहीं पूछा है, हमें तो ये पूछा है कि 44वां अभी हाल ही में अध्यक्ष किसको बनाया गया, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का। तो हरजिंदर सिंह धामी जो है, इनको अभी हाल ही में क्या किया गया है, इस प्रबंधन कमेटी का क्या बना दिया गया है, अभी हाल ही में इनको अध्यक्ष बना दिया गया है। ना तो नवजोत सिंह को, ठीक है, ना राजवीर सिंह को, ना मिठू सिंह को, इनमें से किसी को नहीं, हरजिंदर सिंह धामी जो है वो अभी हाल ही में गुरुद्वारा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी जो है, देश के 3 राज्य हैं जहां प्रमुखता से सिख धर्म के अनुयायी रहते हैं, उन जितने भी उनके जो मानने वाले लोग हैं उनके द्वारा जो बनाए गए गुरुद्वारे हैं उनका प्रबंधन करने का काम शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अमृतसर जो है, अमृतसर का स्वर्ण प्रमुख मंदिर है यहाँ का, और इसके अलावा इन तीनों राज्य, हरियाणा है, पंजाब है और आपका हिमाचल प्रदेश है, इन राज्यों के जितने भी गुरुद्वारे आते हैं, जितने भी गुरुद्वारे आते हैं, उन गुरुद्वारों का प्रबंधन करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का। और इन सब पर पूरा काम चैनलाइज करने का काम किसका है, ये काम है पंजाब के मुख्यमंत्री का। पंजाब का मुख्यमंत्री इन पूरी प्रक्रियाओं को देखने का क्या करता है, काम करता है। तो अभी हाल ही में हरजिंदर सिंह धामी इसके प्रमुख बनाए गए। आप लोगों के इंदिरा गांधी के समय का भिंडरेवाला का केस याद होगा, जिस समय खालिस्तान की मांग उठ रही थी। आज भी पंजाब में वो जो खालिस्तानियों की मांग थी वो आज भी मुखर कर रहे हैं कुछ लोग, लेकिन केंद्र सरकार जब जब मजबूत रहती है तब तक ये मांग हमेशा दब जाती है, और जब जब केंद्र इतना मजबूत नहीं होता है तब तब ये मांग वापस उठने लग जाती है। तो उस समय इंदिरा गांधी के समय में एक बहुत बड़ी कार्रवाई इस अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में की गई थी और भिंडरेवाला को मार गिरा दिया गया था। ये भिंडरेवाला खालिस्तान की मांग उठाने वाला एक बड़ा नेता माना जाता था, खालिस्तानियों का एक बड़ा नेता माना जाता था भिंडरेवाला, जिस भिंडरेवाला को ऑपरेशन चलाकर इंदिरा गांधी के समय स्वर्ण मंदिर में सेना को उतारकर वहां पर क्या किया गया था, भिंडरेवाला की हत्या की गई थी। तो चलिए जरा बात करते हैं अगले सवाल पर। ठीक है, अगला सवाल आपका क्या होगा वो जरा देखिएगा। यहां है आपके सामने, कल की क्लास में आपको सवाल बता दिया था पहले हालांकि मैंने, लेकिन फिर भी आपके सामने सवाल मैंने वापस रखा है और उस सवाल का आपको जवाब देना है। सवाल क्या है जरा पढ़ो और जवाब दो। लियोनेल मेसी ने विश्व फुटबॉल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में बैलन डी अवार्ड कौन सी बार जीता है, यानी विश्व के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का खिताब इन्हें लगातार मिलता जा रहा है। विश्व के फुटबॉल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में लियोनेल मेसी को बैलन डी अवार्ड दिया जा रहा है। यह बैलन डी अवार्ड उनको कौन सी बार अभी हाल ही में दिया गया है, कौन सी बार इन्होंने जीता है? 5वीं बार जीता है, 6ठी बार जीता है, या 7वीं बार जीता है, या 8वीं बार जीता है? बताइए, बहुत प्रसिद्ध सवाल है ये, तो आपको मैंने कल की क्लास में ही बता दिया था। ठीक है, हाँ जी, तो जरूर बताइए जरा। ठीक है, अजहर खान साहब, अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, जैसे ही आपका पेपर होगा उस पेपर पर जो लिखा है वही आपको समझना है, क्योंकि अभी तक ऐसा कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं आया है।
हाँ जी, वेरी गुड, सबका जवाब एकदम सही है। इसका मतलब कल वाली बात आप सबको याद है। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, वाह जी वाह। हाँ जी, पैंथर साहब ले दिया आपका नाम, चलो हाजिरी लग गई आपकी। यहां पर सही जवाब क्या है, 7वीं बार है। ये जो प्रसिद्ध लियोनेल मेसी खिलाड़ी है, इनका संबंध क्रिकेट से है। मुख्यतः अपने देश से नहीं खेलकर ये अलग अलग क्लब के साथ खेलते हैं। क्या खेलते हैं, क्लब के साथ खेलते हैं। देश के साथ ज्यादा, देश की राष्ट्रीय टीम जो है उनमें नहीं खेलकर विभिन्न प्रकार के क्लब में खेलते हैं। यानी विभिन्न प्रकार के क्लब जो फुटबॉल के लिए बनाए गए हैं, उन क्लब में ज्यादातर ये क्या करते हैं, खेलते हैं। तो यहां पर बैलन डी अवार्ड इनको मिला है और ये 7वीं बार इनको यह पुरस्कार क्या किया गया है, दिया गया है, ध्यान रखिएगा। और इस पुरस्कार की जब घोषणा करते हैं तो कल का न्यूज़पेपर अगर आपने पढ़ा है तो वो जानकारी होगी कि जब तक इस पुरस्कार की घोषणा नहीं हो जाती है तो तय करने वाले सिर्फ 2 ही लोग ऐसे होते हैं जिनको यह पहले से मालूम होता है कि सिर्फ इस व्यक्ति को यह अवार्ड मिलने वाला है। ये अवार्ड है जिसकी गुप्तता इतनी ज्यादा है कि मिलने से पहले सिर्फ 2 ही लोग जानते हैं कि यह पुरस्कार इस बार किसको मिलने वाला है। चलिए अगला सवाल है, कल के दिन आपने एक महत्वपूर्ण खबर के बारे में सुना होगा। भारतीय नौसेना के नए प्रमुख जो है उन्होंने अपना जो है वो पद ग्रहण कल किया है। तो उसका नाम भी आपको पहले से ही मैंने हालांकि बता रखा है, 15 दिन पहले से ही मैं इस खबर को आपको पढ़ाता जा रहा हूं, ठीक है। हाँ जी, एमडी अजहर खान साहब, शायद दिमागी कोई गड़बड़ लग रही है। मैंने 3 बार आपकी बात का जवाब दे दिया है, उसके बावजूद भी आप एक कमेंट को हजारों बार करोगे तो भी वही जवाब रहेगा मेरा, तो ठीक है। और इस बात का मैं इस क्लास में कम से कम 20 बार जवाब दे चुका हूं कि भैया वीडियो के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, कहीं भी अभी तक सरकार ने लिख कर नहीं दिया है, किसी नोटिफिकेशन ने उन्होंने लिखा नहीं है। तो आपका जब पेपर छपेगा ना, उस पेपर में ही पता चलेगा आपको कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख के नए प्रमुख के रूप में किसे पदभार संभाला है। यानी देखो, इन्होंने थोड़ी सी भाषा में आगे पीछे कर दिया लेकिन फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख के रूप में नए जो प्रमुख हैं उसके रूप में किसने अपना पदभार ग्रहण किया है, यह आपको बताना है। तो करमवीर सिंह, आर हरि कुमार, आर के चौधरी, विपिन रावत हमारे क्या हैं, सीडीएस हैं, ठीक है। चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ के रूप में इनको जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, विपिन रावत जो हैं, ये विपिन रावत तो हमारे सीडीएस हैं भाई साहब, ठीक है। हाँ जी, अब जरा सुनिए आगे। यहां है आर हरि कुमार, आर के चौधरी, करमवीर सिंह, इसमें से क्या सही जवाब इसका होगा, ठीक है। तो चलिए, आप लोग सब जानते हैं और लगातार हम इस विषय पर बातचीत आपसे करते आ रहे हैं। कम से कम 15 दिन पहले ही हमने इस पर बातचीत शुरू कर दी थी। आर हरि कुमार इसका सही जवाब होगा। पदभार इन्होंने अब ग्रहण किया है, किसके स्थान पर, करमवीर सिंह के स्थान पर। करमवीर सिंह के कार्यकाल में ही आपको पता होगा आईएनएस विशाखापट्टनम, इस नाम का एक युद्धपोत जो है वो अभी हाल ही में नौसेना को समर्पित किया गया है। इसके अलावा आपने आईएनएस वेला का नाम सुना होगा, आईएनएस वेला, दोनों परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आईएनएस वेला जो है, ये आईएनएस वेला आपकी क्या है, एक पनडुब्बी है। ये पनडुब्बी जो है वो प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई जा रही है। किसके तहत, प्रोजेक्ट 75 के तहत इसे क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। आपको पता होगा फ्रांस देश जो है उसकी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए स्वदेशी तरीके से, किस तरीके से, स्वदेशी तरीके से इसका, यानी भारत में इसका क्या किया गया है, निर्माण किया गया। मंझगांव डॉकयार्ड शिप लिमिटेड जो है वहां पर इसका निर्माण किया गया है। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि करमवीर सिंह के स्थान पर आर हरि कुमार जो है, इनको नए एडमिरल आर हरि कुमार जो है इनको भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है। चौधरी साहब जो हैं वो वायुसेना के अभी प्रमुख हैं, आपको पता होगा। एमएन नरवणे साहब जो हैं, ये नरवणे साहब क्या हैं, तो नरवणे साहब ध्यान रखिएगा, ये सेना प्रमुख हैं, यानी थल सेना प्रमुख हैं। और एक बात और बता देता हूं, अभी जैसलमेर की जो सटी हुई इलाका है, जैसलमेर से लेकर के गुजरात का कच्छ तक का इलाका है, ये वाला जो इलाका है मेरे दोस्तों, ये वाला इलाका, ये राजस्थान वाला, यहां पर अभी आपको पता होगा भारत की जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं
उन सब की सब सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा एक युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया। जैसलमेर का दौरा अभी नरवाणे साहब कर चुके हैं और इसको दोस्ती नाम से, किस नाम से, दोस्ती नाम से इस प्रकार का अभी हाल ही में जैसलमेर की सटी हुई सीमा और कच्छ वाला ये जो पूरा क्षेत्र है, यहां पर अभी हाल ही में एक अभ्यास का क्या किया गया, आयोजन किया गया। इसमें एम नरवाणे साहब जो हैं इन्होंने क्या किया था, भाग लिया था, ये भी बात ध्यान रखना। और श्री राम प्रभु का नाम आपने सुना होगा, श्री राम प्रभु, श्री राम प्रभु, ये कहां के सेना प्रमुख हैं, तो ये नेपाल के सेना प्रमुख हैं। किसके, नेपाल के सेना प्रमुख हैं। इनको भारत के राष्ट्रपति ने मानद उपाधि से क्या किया था, राष्ट्रपति ने मानद उपाधि से सम्मानित किया था। ये भी बात आपको ध्यान रख लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। और इस बार पहली बार यह अवसर आया जब एनडीए की परीक्षा हुई अभी हाल ही में 14 नवंबर को उस परीक्षा का आयोजन किया गया था। 24 नवंबर या 14 नवंबर को उस परीक्षा का आयोजन किया गया था नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए। उसमें पहली बार भारत में लड़कियों को अवसर दिया गया, पहली बार उसमें लड़कियां जो है उन लड़कियों को परीक्षा देने का क्या किया गया था, अवसर प्रदान किया गया था। पहली बार लड़कियों को अवसर प्रदान किया गया था इस परीक्षा में शामिल होने के लिए। तो ये सारी बातें जो है वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से क्या है, इंपॉर्टेंट है, जरा यहां पर बातचीत कर लीजिएगा। अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण सवाल पर जो परीक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है और आपकी जानकारी के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है कि भारत सरकार क्या काम कर रही है, उसका विजन देखिएगा। कितना अच्छा विजन है, मैं किसी की बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो काम है वो भी हमें देखने चाहिए कि कितनी अग्रणी सोच रखने के बाद इस प्रकार की बातें होती है। ठीक है, हाँ जी, तो चलिए जरा देखिएगा। अब सवाल हमें बात करते हैं। हाँ, 14 नवंबर को आयोजित की गई ये परीक्षा। चलिए, सर्द हवा है, राजस्थान में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान है, बीएसएफ के द्वारा सर्द और गर्म हवा जो है वो युद्धाभ्यास भी लगातार किए जाते हैं। जिस प्रकार का पाकिस्तान की ओर से, ठीक है, क्या किया जाता है, तस्करी की जाती है, उस तस्करी को रोकने के लिए सरद हवा और गर्म हवा नाम के बीएसएफ के द्वारा अभियान चलाए जाते हैं। इस बार 26 जनवरी जल्दी आने वाली है और 26 जनवरी को आपको पता होगा क्या नया होने वाला है। 26 जनवरी को इस बार राजस्थान के इलाके में तैनात बीएसएफ जो है उस बीएसएफ के ऊंटों के द्वारा इस परेड में हिस्सा लिया जाएगा। यानी ऊंटों के द्वारा परेड में 26 जनवरी की जो परेड होगी, परेड आयोजित होने वाली है, उस परेड में हमारे बीएसएफ के जो ऊंट हैं वो इसमें क्या लेने वाले हैं, हिस्सा लेने वाले हैं। तो चलिए, जीरीबाग तुमुल इंफाल रेल परियोजना के अंतर्गत बनने वाली भारत की दूसरी सबसे लंबी टनल किस राज्य में बन रही है? दो सवाल है यहां। एक तो दूसरी सबसे लंबी टनल है, प्लस विश्व का सबसे बड़ा रेलवे लाइन, यहां पर विश्व की सबसे ऊंची रेलवे पुल का भी निर्माण यहां पर किया जा रहा है। विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण भी यहां पर किया जा रहा है। दोनों के जवाब एक ही होंगे। और इसकी ऊंचाई की अगर बात की जाए इस पुल की, तो 141 मीटर की क्या है, ऊंचाई है। 141 मीटर की ऊंचाई है और ये पूरा काम जो है, ये पुल का काम नवंबर 2022 तक पूरा होगा और इस टनल का जो काम है ये आपका 2023 तक पूरा किया जा सकता है। भारत की पहली सबसे लंबी टनल कहां पर है, तो आपको पता है जम्मू कश्मीर में अंदर स्थित है। मैंने दरों सहित बताया था कि कौन कौन से दरों को जोड़कर इन सुरंगों का निर्माण किया गया। जम्मू कश्मीर में 2 प्रसिद्ध सुरंग का निर्माण किया जा चुका है, यह बात आपको ध्यान होनी चाहिए। अटल सुरंग भी वहीं पर क्या है, स्थित है। अभी हाल ही में ये दूसरी जो टनल बनाई जा रही है इस मार्ग पर है, कौन से पर, जीरीबाम है, ये बाग नहीं है, जीरीबाम तुमुल इंफाल रेल परियोजना। यानी हमारा पूर्वोत्तर का जो इलाका है उसको किस प्रकार इधर वाले हिंदुस्तान के साथ जोड़ा जाए, किस प्रकार उनकी दूरियां बीच में से कम की जाए, किस प्रकार उनके रास्ते को कम किया जाए। अगर किसी न किसी प्रकार चाइना अपने मंसूबों में कामयाब होना चाहता है तो हम धरती के अंदर से हमारे पूर्वोत्तर से जुड़े रहें, ऐसा जो है वो भारत सरकार की सोच है। और 141 मीटर ऊंचा तो यहां पर पुल बनाया जा रहा है जिसके माध्यम से हम आसानी से आवागमन वहां से कर सकते हैं। प्लस यहां का 10 घंटे का जो रास्ता तय करना है वो मात्र 2 घंटे में तय होगा, यानी 8 घंटे समय की बचत होगी। इसके अलावा माल ढुलाई भी वहां पर आसान होगी, यानी हमारे पूर्वोत्तर के किसी भी इलाके को अगर किसी सामान की जरूरत है तो उसको आसानी से वहां पर क्या किया जा सके, पहुंचाया जा सके। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए जरा, भारत की सबसे ऊंची, इसकी ऊंचाई कितनी है ध्यान रखना, 141 मीटर है। इसका काम नवंबर 2022 में पूरा होगा। ये तो है किसकी बात है, ये तो हम पुल की बात कर रहे हैं।
इस पुल का निर्माण यहां पर किया जा रहा है जीरीबाम तुमुल इंफाल परियोजना पर ही, और यहीं पर ही दूसरी टनल का निर्माण किया जा रहा है। इसका काम कब तक पूरा होगा? 2023 तक पूरा होगा। और इसकी लंबाई अगर टनल की पूछी जाए तो 10.3 जो है वो किलोमीटर है, ये ध्यान रखिएगा 10.3 किलोमीटर। आप 10 याद कर लो, 10 किलोमीटर के आसपास इस टनल की क्या है? लंबाई है। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ जी, नोंगथम बिरेन यहाँ के क्या है साहब? मुख्यमंत्री है, सही बात है। मणिपुर सर जी, ठीक है। चलो, इसका सही जवाब आपका क्या होगा? मणिपुर ही होगा भैया, मणिपुर सही जवाब आपका है। अरुणाचल नहीं है, नागालैंड नहीं है और मिजोरम नहीं है। जीरीबाम तुमुल इंफाल रेल परियोजना है, जीरीबाम है, ये बाग नहीं है, जीरीबाम है, ठीक है। जीरीबाम इसका सही जवाब होगा, जीरीबाम इसका सही जवाब होगा। जीरीबाम तुमुल इंफाल रेल परियोजना, इसकी लंबाई जो है 10.3 किलोमीटर है, ऊंचाई पुल जो बना है इसकी 141 मीटर है। ये नवंबर 2022 में पुल बनकर तैयार हो जाएगा और 2023 में यहाँ की जो 10 किलोमीटर के आसपास की जो टनल है इसका काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद पूर्वोत्तर को इतनी आसानी होगी, रेलवे लाइन के माध्यम से जुड़ जाएगा। और भारतीय रेलवे वो रेलवे है जिसने दुनिया में सबसे पहले ये कहा है कि भाई साहब हम 2030 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन बनने वाली संस्था बनने जा रहे हैं। तो ये आपको सारी बातें मेरे हिसाब से ध्यान रख लेनी चाहिए और आपको ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये भारत सरकार इस प्रोजेक्ट को ग्रीन प्रोजेक्ट के रूप में भी तैयार करने जा रही है, यानी इसका सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट इसे कहा जा सकता है। रेलवे इसमें पूरी जोर शोर से लगा हुआ है। एक बात और ध्यान रखना, एक बात यहां मैं बता रहा हूं उत्तराखंड के संबंध में। कहां के संबंध में? उत्तराखंड के मामले में कल एक विषय चर्चा का बना। उत्तराखंड के जो नए मुख्यमंत्री हैं धामी साहब, इन्होंने एक काम कर दिया भाई। 4 धाम का नाम आपने सुना होगा। ये 4 धाम जो है ना, 4 धाम कौन कौन से हैं? 4 धाम आप लोगों का है जिसमें बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ केदारनाथ, ये बद्रीनाथ और केदारनाथ है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, गंगोत्री और यमुनोत्री, 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 ये 4 धाम हैं। इन 4 धामों के लिए एक बनाया गया था यहां पर देवस्थान प्रबंधन बोर्ड। देवस्थान प्रबंधन बोर्ड, देवस्थान क्या बनाया गया था? प्रबंधन बोर्ड बनाया गया था। उस प्रबंधन बोर्ड को इन्होंने क्या कर दिया है? भंग कर दिया है। ये बात ध्यान रखिएगा, इस प्रबंधन बोर्ड को क्या कर दिया गया है? भंग कर दिया गया है। ये किसके द्वारा बनाया गया था? पूर्ववर्ती सरकार जो त्रिवेंद्र सरकार थी, त्रिवेंद्र सिंह रावत की जो सरकार थी, उस त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के द्वारा इसे क्या किया गया था? बनाया गया था। और धामी सरकार ने इसे क्या कर दिया गया है? अब बंद कर दिया। केदारनाथ में अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जो है ना, इन्होंने आद्य शंकराचार्य जो हैं, आद्य शंकराचार्य जिन्होंने 33 वर्ष की उम्र में दुनिया में वो सब साहित्य लिख दिया, वो सब सोच, इतनी बड़ी देश दुनिया में छोड़कर चले गए, तो वो हमारे कौन थे? तो आद्य शंकराचार्य थे। उन आद्य शंकराचार्य जी की प्रतिमा का यहां पर क्या किया गया था? अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, ध्यानवान वहां लगाया था। हाँ जी, पुष्कर सिंह धामी, सही बात है। देवस्थान प्रबंधन बोर्ड जो है उसको क्या कर दिया गया है? निरस्त कर दिया। वो प्रबंधन बोर्ड किसके द्वारा बनाया गया था? त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के द्वारा उसका निर्माण किया गया था। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, ये जीरीबाम तुमुल इंफाल परियोजना जरूर ध्यान रखना है आपको। अगला सवाल देखिएगा क्या है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा, जरा बताइएगा क्या है सवाल। हाल ही में भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया? देवस्थान प्रबंधन बोर्ड, ठीक बात है, वो तो सवाल छोड़ो, अब आगे बढ़ जाओ भैया। हाल ही में भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष। पर्वतारोहण फाउंडेशन जो है वो क्या काम करता है? पर्वतारोहियों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है, उनको प्रशिक्षण प्रदान करता है, जगह जो है उसको देखरेख में काम करता है। तो ये विभिन्न प्रकार की इस प्रकार की सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती है। तो भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? आपको यह बताना है। पहली महिला अध्यक्ष उसको बनाया गया है हर्षवंती बिष्ट है, ये विंट नहीं है, बिष्ट है। ऋत्विका सिरी को, काम्या कार्तिकेयन को, संतोष यादव पर मेरे हिसाब से अभी अभी कोई एक परीक्षा थी उसमें सवाल आ चुका है पर्वतारोही संतोष यादव से संबंधित। लेकिन इसका सही जवाब जो है वो हर्षवंती क्या है? बिष्ट है, हर्षवंती बिष्ट है। इन सब का संबंध किसी न किसी तरीके से किससे जुड़ा हुआ है? पर्वतारोहण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष हर्षवंती बिष्ट को अभी हाल ही में क्या किया गया है? बनाया गया है। बाकी महिलाओं ने, किसी ने किलिमंजारो श्रेणी को, किसी ने केटू श्रेणी को, विभिन्न प्रकार की श्रेणियों को इन्होंने क्या किया है?
स्पर्श किया है, वहां जाकर अपना तिरंगा झंडा जो है वो फहराया है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो इसका सही जवाब ध्यान रख लो बस, हर्षवंती बिष्ट है। हर्षवंती बिष्ट ने अभी हाल ही में, और एक बात मैंने बताया था पिछले दिनों, अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश, यहां अरुणाचल प्रदेश में एक क्या था, एक क्षेत्र ऐसा था जहां पर विभिन्न प्रकार के लगभग 24 से 25 पर्वतारोहियों की मृत्यु होने की वजह से एक अरुणाचल प्रदेश का इलाका जो है वो खूब चर्चा में आया था। उसके बारे में भी मैंने आपको खूब जानकारियां उस दिन बताई थी। तो हर्षवंती उत्तराखंड की प्रसिद्ध पर्वतारोही है और इनका संबंध यहां से है। ठीक है, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। किलिमंजारो कहां पर है, अफ्रीका में स्थित है। चलिए जरा नेक्स्ट बात करते हैं, K2 कहां है। मूल रूप से भारत जो है उसकी सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम क्या, किलिमंजारो है। ठीक है, आंध्र प्रदेश से संबंध किसका है, तो यहां पर ध्यान रखना इनका संबंध कहां से है, आंध्र प्रदेश से है। आंध्र प्रदेश जो है वहां से पर्वतारोहण का काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में ज्योतिबा फूले जयंती पर उन्हें, ये राजस्थान से संबंधित करंट अफेयर्स के सवाल आएंगे अब 5 जो आपकी परीक्षा के राजस्थान के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बाकी स्पेशल राजस्थान आपका प्रत्येक शनिवार को आता है, प्रत्येक शनिवार को पढ़ लीजिएगा स्पेशल राजस्थान। बस इतनी खबरें 7 दिन में राजस्थान से जुड़ी आती है कि हम उस पर बातचीत करें। हाँ जी, नामदफा नेशनल पार्क, मालिंग नेशनल पार्क, बहुत बढ़िया, वाह जी वाह। यहां पर है, राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में ज्योतिबा फूले जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ज्योतिबा फूले ने 1873 में महाराष्ट्र में इनमें से किसकी स्थापना की थी, ये बताना है। मुख्यमंत्री जी ज्योतिबा फूले के प्रति अपनी श्रद्धा रखते हैं हमेशा से ही। इनकी जब भी जयंती आती है तो हमेशा से ही ज्योतिबा फूले जयंती पर ये विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। और इस बार भी जब इनकी जयंती आई तो क्या किया इन्होंने, श्रद्धा सुमन इनको अर्पित किए। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जयपुर में आयोजित किए गए इस अवसर पर। ठीक है, ऋत्विका श्री एलब्रू चोटी। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ अब। तो यहां पर क्या है, प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज, आर्य समाज और ब्रह्म समाज, इसमें से सही जवाब क्या है कि किस की इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, जी, गुलामगिर। ठीक बात है, आपको बहुत जानकारियां हैं भाई। इसका मतलब क्या प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, नहीं। आपने आत्मारंग पांडुरंग का नाम सुना होगा। इसके बाद आर्य समाज के नाम में दयानंद सरस्वती का नाम सुना होगा। ब्रह्म समाज में राजा राम मोहन राय का नाम आपने सुना होगा। राजा राम मोहन राय को राजा की जो उपाधि है वो अकबर ने दी थी। अकबर वो नहीं है जिसकी आप सोच रहे हैं। ठीक है, एक अकबर और था जिसने क्या किया था, अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए, ठीक है, पेंशन बढ़वाने के लिए ब्रिस्टल भेजा। वहां पर इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, आपको पता है। और इस पर ब्रिस्टल में ही इनका स्मारक बना हुआ है जहां पर हरि केली नाटक जो है, उस हरि केली नाटक की कुछ पंक्तियां वहां पर क्या है लिखी हुई है। दयानंद सरस्वती का मूल सवाल जो है वो राजस्थान की हर परीक्षा में आता है। दयानंद सरस्वती जो है, दयानंद सरस्वती का हर परीक्षा में सवाल आता है। ठीक है, अजमेर में इन्होंने अपना मुख्य स्थान बनाया था, आपको पता होगा अजमेर में। इसके अलावा जोधपुर से संबंध इसलिए है कि जोधपुर के महाराजा के आग्रह पर जोधपुर गए थे और जोधपुर के महाराजा को फटकार लगाई कि भाई साहब राजा हो कि गमचक्कर हो, तुम हमेशा अपनी ये जो वेश्याएं हैं इनको अपने कंधों पर उठाए बैठे रहते हो, अपने साम्राज्य की बजाय आप इनको ज्यादा महत्व देते हो, ये ठीक बात नहीं है। इन नर्तकियों से तुम अपने साम्राज्य को खो ही सकते हो, बना नहीं सकते। इस प्रकार की फटकार यहां पर इन्होंने जोधपुर के महाराजा को लगाई। जोधपुर के महाराजा की जो नन्ही जान नाम की जो वेश्या थी, उस वेश्या ने क्या कर दिया, बाद में दयानंद सरस्वती को दूध में क्या कर दिया, शीशा मिलाकर यानी जहर मिलाकर दे दिया। और दयानंद सरस्वती के बाद में क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। आपको ये भी जानकारियां सारी है, तो ये ध्यान रखना है। हाँ जी, फर्स्ट विदेश जाने वाले व्यक्ति थे आपके राजा राम मोहन राय। और ब्रह्म समाज के संस्थापक, और ब्रह्म समाज ही आगे आदि ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज, ऐसे विभिन्न प्रकार के समाजों में ये क्या हो गया था, बाद में बन चुका था। ठीक है, आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज में इसका क्या हुआ था, बाद में विभाजन हुआ था। तो अब आपके सामने एक ही ऑप्शन बचा है, वो क्या है, सत्यशोधक समाज जो है। इस सत्यशोधक समाज की इन्होंने क्या की थी, 1873 में महाराष्ट्र के मुंबई में, कहां पर, महाराष्ट्र के मुंबई में इन्होंने इसकी क्या की थी, स्थापना की थी। ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज। खुद ज्योतिबा फूले और इनकी पत्नी जो है वो समाज सुधारक में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अगला सवाल जरा देखिएगा और पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। हाल ही में आरपीएससी जो है, ठीक है, चलिए यहां पर क्या है, जरा सवाल का जवाब देखिएगा क्या है। यहां है कि हाल ही में आरपीएससी के नए भवन का शिलान्यास
ग्रीवेंस पोर्टल और नई नियमावली का विमोचन किसके द्वारा किया गया? आरपीएससी के बारे में सारी बातें आप जानते हो, प्रमुख भूपेंद्र यादव जी हैं, मुख्यालय अजमेर में स्थित है। नए भवन का शिलान्यास और वो भी वर्चुअल माध्यम से किया गया। एक ग्रीवेंस यहाँ का पोर्टल है जिससे बच्चों की जानकारियां मुहैया कराई जाए। एक नई नियमावली जो है उसका भी यहां पर विमोचन किया। यह काम किसने किया? हाल ही में बीडी कल्ला जी इस कार्यक्रम में उपस्थित ही नहीं थे, इसका मतलब इन्होंने ऐसा काम नहीं किया। हालांकि शिक्षा मंत्री जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं बीडी कल्ला जी, और यहां पर इनका सहयोग करने के लिए जाहिदा खान इनकी राज्य मंत्री के तौर पर है, लेकिन दोनों ही इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं थे। इसके बाद बात बच गई शकुंतला रावत की। शकुंतला रावत के पास दो विभाग हैं, एक इनके पास देवस्थान विभाग है। कौन सा विभाग है? देवस्थान विभाग है। और देवस्थान विभाग के मंत्री होने के नाते इन्होंने कल ही परसों ही घोषणा की थी कि जितने भी गैर सरकारी मंदिर हैं उनका भी जीर्णोद्धार अब सरकार अपने पैसे से करेगी, ऐसा इन्होंने अभी अभी घोषणा की थी। तो देवस्थान विभाग की मंत्री हैं। उद्योग मंत्रालय भी आपको पता होगा संभालने का काम अशोक गहलोत जी हैं, इन्होंने ऐसा काम किया है। इनके पास वित्त मंत्रालय का प्रभार है, इसके अलावा इनके पास गृह मंत्रालय का प्रभार है, इसके अलावा इनका कार्मिक विभाग जो है, कार्मिक विभाग वो इनके खुद के पास है। कार्मिक विभाग, वित्त मंत्रालय और गृह विभाग, सरकार के तीनों महत्वपूर्ण जो मंत्रालय हैं वो किसके पास है? खुद मुख्यमंत्री के पास है। तो इसका सही जवाब यही होगा। अगला सवाल देखिएगा, क्या है अगला सवाल? ये रहा। अभी हाल ही में राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहां का दौरा किया और वहां पर क्या हुआ, वो सवाल है यहां से रिलेटेड। क्या है? राज्यपाल कलराज मिश्र को परमेष्ठी सम्मान किस विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया हाल ही में? क्या है? परमेष्ठी सम्मान जो है वो हाल ही में परमेष्ठी सम्मान किस विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में राजस्थान के राज्यपाल को दिया गया, यह आपको बताना है। पहला है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू। ठीक है, तो जेएनयू इसका सही जवाब नहीं है, राजस्थान विश्वविद्यालय इनका सही जवाब नहीं है, दिल्ली विश्वविद्यालय इसका सही जवाब नहीं है। इसका बनारस या काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो है, यानी जिसे बीएचयू के नाम से जाना जाता है, बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है, यहाँ की जो संस्था है उनके द्वारा इन्हें क्या किया गया है, ये दिया गया है। यहाँ पर वैदिक पीठ है एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, उसके द्वारा इन्हें परमेष्ठी सम्मान से सम्मानित किया गया है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो है इसमें मदन मोहन मालवीय का नाम आपने सुना होगा। मदन मोहन मालवीय जैसे लोगों ने सहयोग किया और इस प्रकार का मालवीय इन्होंने कदम उठाया। एनी बिसेंट का नाम आपने सुना होगा, एनी बिसेंट ऐसे लोग थे जिन्होंने इस विश्वविद्यालय की स्थापना में क्या किया था, सहयोग किया था। ठीक है जी, हाँ जी, चलिए जरा बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने जरा पढ़िएगा, क्या है सवाल और क्या होगा। यह सवाल आपके सामने आ चुका है पहले ही। यह है 14 नंबर। हाल ही में राजस्व मंत्री बने रामलाल जाट किस जिले की डेयरी के चेयरमैन पद पर रहे हैं? अभी हाल ही में कल के न्यूज़पेपर में आई थी कि भाई रामलाल जाट साहब जो हैं वो क्या है, इस डेयरी विभाग में है। तो ये डेयरी विभाग का जो पद है ना वो लाभ का पद है, इस लाभ के पद पर अब वो नहीं रह सकते, ध्यान रखना है। मंत्री बन गए तो ये जो है वो इस पद पर नहीं रहेंगे। हाल ही में राजस्व मंत्री बने जो है वो किस जिले की डेयरी के चेयरमैन पद पर रहे हैं। अब चेयरमैन पद से इन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा और चेयरमैन पद पर नए व्यक्ति को नियुक्त करना पड़ेगा। तो पहली बात तो ध्यान रखना है, राजस्व मंत्री हैं कौन, रामलाल जाट साहब। अब रामलाल जाट साहब को अपने इस डेयरी चेयरमैन के पद से क्या करना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ने वाला है। तो बताइएगा रामलाल जाट साहब किस जिले की डेयरी के चेयरमैन थे? अलवर की, चित्तौड़गढ़ की, राजसमंद की, भीलवाड़ा की। तो आपको पता है राजस्व मंत्री जो हैं हमारे वो आते भी कहां से, मांडल भीलवाड़ा से आते हैं। कहां से? मांडल भीलवाड़ा के बारे में आपको बताया होगा मैंने। मांडल भीलवाड़ा से आते हैं, ना राजसमंद से, ना चित्तौड़ से, ना अलवर से। अलवर से ध्यान रखना है आपके टीकूराम जूली। कौन साहब है? टीकूराम जूली आते हैं। और ये जरूर पूछा जाएगा आगामी परीक्षाओं में कि राजस्थान के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कौन है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कौन है? अधिकारिता मंत्री राजस्थान में कौन है? यह सवाल आगामी परीक्षाओं में छपेगा, तो आपको जवाब देना है टीकूराम जूली है। और आबकारी विभाग के मंत्री कौन है? तो आपको किसका नाम लेना है? फिर चिकित्सा जो मंत्री हमारे हैं उन चिकित्सा मंत्री का नाम लेना है। उन्हीं के पास क्या है वो आपको ध्यान रखना है, उन्हीं के पास चिकित्सा विभाग है, उन्हीं के पास आबकारी विभाग है, दोनों विभाग उन्हीं के पास है, मीणा साहब के पास। चलिए नेक्स्ट सवाल और आज का अंतिम सवाल आपके सामने है। जरा अंतिम सवाल का जवाब आपको धैर्य से देना है, अच्छे से देना है, सवाल गलत नहीं हो, इस बात का बखूबी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। सवाल देखिए क्या है। हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री ने
दिव्यांगों को भर्ती तथा पदोन्नति में, एक तो सीधी भर्ती हो उसमें और एक पदोन्नति हो उसमें कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? 1% आरक्षण नहीं साहब, 1% तो नहीं देने की बात कही। 7% आरक्षण, 7% भी नहीं देंगे साहब, तो कितना देंगे? पहले से ही वो 3% आरक्षण के हकदार हैं, तो अब उन्हें क्या दिया जाएगा? 4% आरक्षण इनको प्रदान किया जाएगा। ये भी सही जवाब नहीं है। तो ध्यान रखना, किन लोगों को राजस्थान में दिव्यांग जो हैं उन दिव्यांगों को सरकार क्या करने जा रही है, ये ध्यान रखना। दिव्यांगों को सरकार 4% आरक्षण, एक तो सीधी भर्ती और इसके अलावा पदोन्नति। एक तो कौन सी भर्ती? सीधी भर्ती हो चाहे आपकी पदोन्नति हो, उन दोनों के अंतर्गत सरकार ऐसा करने वाली है। 4% आरक्षण सरकार इनको क्या करने वाली है? देने वाली है, ये ध्यान रखिएगा। प्लस ये ध्यान रखिएगा, अभी मेडिकल जो है, मेडिकल राजस्थान में जो अभी पेपर हुआ है मेडिकल का, जिसे नीट का एग्जाम कहते हैं, इस बार ये नीट की जो NEET नीट का एग्जाम है, इस नीट के एग्जाम की जो है वो प्रक्रिया को रोक दिया गया है अभी हाल ही में। उसका कारण क्या है ये मालूम होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस को दिया जाने वाला 10% आरक्षण, ईडब्ल्यूएस को दिया जाने वाला 10% आरक्षण है। अब ध्यान रखना, इस ईडब्ल्यूएस के आरक्षण की जो सीमा है वो आय के आधार पर सरकार तय करेगी, पक्का है ये। क्या करेगी? सरकार को कहा गया कि ये ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण जो है इसको बंद करो या नीट में से, लेकिन अब क्या होने वाला है? ठीक है, हाँ जी, तो बताइएगा। चलिए, क्या है कि ये 10% आरक्षण बंद करो। सरकार कह रही है 10% तो बंद नहीं करेंगे, लेकिन हम इस आय को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। आय का जो क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया को अब हम क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। तो आने वाले समय में जल्द ही ये जो आरक्षण ईडब्ल्यूएस का है, इस ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को लेकर भी आपको कोई परिवर्तन नजर आए तो अचंबा मत करना, क्योंकि नीट की परीक्षा में प्रथम मेडिकल फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं उनकी काउंसलिंग को रोक दिया गया है। अब फर्स्ट ईयर के बच्चों की काउंसलिंग अभी नहीं हो पा रही है, उसका कारण ये ईडब्ल्यूएस को दिया गया 10% आरक्षण है। तो इसका खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। क्या होगा इसके संबंध में बातें, ये भविष्य के गर्त में है, लेकिन ये निश्चित है कि इसकी आय सीमा को जो है वो अभी जल्द से जल्द बढ़ाया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज की क्लास में मैंने कुछ बेहतरीन सवालों पर आप लोगों से बातचीत की है। परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवालों पर मैंने रुककर कुछ डिस्कस आपसे किया है। आप सभी इन सवालों को ध्यान में रखिएगा। अगली क्लास में कुछ नए सवाल, कुछ नई बातें, कुछ नए तथ्यों के साथ में आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक आप सभी का दिन मंगलमय हो, ऐसी मेरी आशा उम्मीद है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास से जुड़ने के लिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।